हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो इसमें से हम लोग साइंस की थ्योरी पढ़ रहे थे। एक क्लास हमारी हो गई थी। आज उसकी हम लोग सेकंड क्लास कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पादपों में पोषण के बारे में। पादपों में पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहा जाता है। और वो जो जीव होते हैं जो स्वपोषण की क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और वहीं बात किया जाए जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर जब होते हैं तो उसे कहते हैं विषमपोषी। जब कोई जंतु या फिर प्राणी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विषमपोषी कहते हैं। उसके बाद बात की जाए पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम के बारे में। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि पेड़ों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में या फिर सौर प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। किसकी अनुपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अब जैसे कि प्रकाश की जो संश्लेषण में जो क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पंक्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और वही क्वेश्चन यह पूछा जाए आपसे कि कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किसके रूप में एकत्रित होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? मंड या स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। और वो जो पादप होते हैं या फिर प्राणी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अमरबेल का जो पादप है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वांछित करते हैं अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब बात किया जाए कि जैसे कि एक पौधा होता है इस प्रकार का, तो इस प्रकार का जैसे पौधा है तो अमरबेल जो होती है तो इसी के ऊपर छेल जाती है इस प्रकार, और इसकी जो है इस प्रकार लटक जाती है अमरबेल। लेकिन अमरबेल में जो नीचे जड़ नहीं होती है, इससे पेड़ के ऊपर छेल जाती है। तो ये जो पौधा है जिस पर छैली है अमरबेल जो छैली है जिस पर, तो इसे क्या कहेंगे? इसे परपोषी कहा जाएगा। और अमरबेल को क्या कहेंगे? तो अमरबेल को कहा जाएगा परजीवी। क्या कहेंगे उसको? परजीवी कहा जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं
तथा उन्हें पचा जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं। जैसे कि इनमें कुछ प्रमुख नाम है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया और इसके बाद जैसे कि ड्रेसोरा। तो क्या है, कीट भक्षी पादप होते हैं। ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात की जाए मृतजीवी की। रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े, यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी या फिर सड़ने वाली वस्तुएं या फिर वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतहों पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाती है। और उस प्रकार के जो पादपों या फिर जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। जैसे कि बताया गया है, कवक या फिर फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कहाँ कहाँ पर? कवक जो है अचार, चमड़े, कपड़े या फिर अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन एक, जैसे कि कवक पूछा जाएगा, कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें से जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा, ईस्ट एवं छत्रक जैसे जो क्या है पादप क्या होते हैं, कवक होते हैं। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा कवकों से औषधि बनाई जाती है। उसके बाद दे दिया जाएगा ऑप्शन, जो कवक होते हैं कुछ रोगों का कारण बनते हैं। फिर इसमें से आपको बताना होगा कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, ए बी सी, यहाँ पे तीनों कथन सही है। इस प्रकार हमें आंसर देने होते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार बात देखा जाए यहाँ पे, तो जो कवक होते हैं वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, और बदले में उन्हें जल एवं पोषक अवशोषण में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा जल और पोषक मिलते हैं कवकों को, और कवक के द्वारा भोजन मिलता है वृक्षों को। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक जो है, कवक शैवाल को रहने का स्थान या फिर आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोजियम कहलाते हैं, और इन राइबोजियम जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। और बात की जाए कि राइबोजियम जैसे कि कहाँ पे पाया जाता है, तो राइबोजियम जो है दलहनी फसलों की जड़ों पर पाया जाता है। कहाँ पे? दलहनी फसलों की जड़ों पे पाया जाता है, जैसे कि दाल हो गया, चना हो गया, तो इन ऐसी जगह में पाया जाता है।